बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 12। जी हाँ बच्चों, और हमारा लेसन नंबर 12 जो है जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ मैन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, मैंने लेसन नंबर 12 ओपन कर रखा है क्लास 12 की इंग्लिश बुक का, और इसका नाम है बच्चों द वैल्यू ऑफ मैन। आज हम इसी लेसन की जो है एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे। बच्चों मैं बताना चाहूँगी ये जो स्टोरी है एक ड्रामेटिक फॉर्म में है जिसमें आपको डायलॉग्स दिए गए हैं बहुत सारे कैरेक्टर के द्वारा, तो हम बच्चों इसका भी अध्ययन करेंगे। और हमारा जो लेसन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है द वैल्यू ऑफ मैन, तो यहाँ पे वैल्यू का अर्थ होता है बच्चों कीमत और मैन का अर्थ होता है आदमी, यानी कि आदमी की कीमत। द वैल्यू ऑफ मैन ये हमारा जो टाइटल है उसका हिंदी मीनिंग है आदमी की कीमत और इंग्लिश में द वैल्यू ऑफ मैन। अब बच्चों इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा इंट्रो बॉक्स। इंट्रो बॉक्स के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगी और इसकी मीनिंग बताऊंगी और इसका अध्ययन आपको सेल्फ इसका आंसर अपने मन पे देना है और अपने आप से स्वयं ये क्वेश्चन भी करना है। बच्चों यहाँ पर नीचे आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इस पिक्चर को देखते ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी विलेज के दृश्य को दिखा रही है। यहाँ पर जो है विलेज पीपल्स बैठे हुए हैं, साथ में नीचे जो है गांव के जो विलेजर्स होते हैं वो भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है। बगल में आपको एक गधा यानी कि ऐश दिखाई दे रहा है और उसके बाद एक आदमी भी यहाँ पर दिख रहा है और ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों ये जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ओवरऑल इस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है उसके अंतर्गत क्या हो रहा है। अब बच्चों हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन किए गए जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कैन एन ऐश बी मोर वैल्यूएबल देन अ मैन, यानी कि क्या कोई गधा, ऐश मीन्स होता है गधा, क्या कोई गधा जो है इंसान से ज़्यादा कीमती हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कैन अ मैन बी परचेज्ड, क्या किसी आदमी को भी खरीदा जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। बच्चों आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने आप से सेल्फ आंसर भी दीजिए, अपने मन में आप इसके आंसर्स को रखिए। अब बच्चों ये स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, तो ये हमारी पूरी इस स्टोरी से रिलेटेड ही पिक्चर है। जब हम स्टोरी को कवर कर लेंगे तो अब हमें ये इस पिक्चर के बारे में भी समझ में आएगा। अब बच्चों हम आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ मैन स्टोरी का टाइटल और साथ में उसका इंट्रो बॉक्स। अब जरा हम नीचे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कैरेक्टर्स, यानी कि इस स्टोरी के अंतर्गत जितने भी पात्र आए हुए हैं जिनका प्रयोग इस स्टोरी के अंतर्गत किया गया है, हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स बताए गए हैं जिनके बारे में पूरी स्टोरी घूम रही है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सरपंच। अब सरपंच जो गांव का होगा उसके बारे में इस कहानी के अंतर्गत आप कुछ जानेंगे। उसके बाद है सेकंड कैरेक्टर जो है बच्चों वो है घासी। अब यहाँ पे घासी के बारे में बताया गया है। घासी कौन है? द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कहने का मतलब है शिकायत जो कर रहा है, जो अपनी शिकायत को लेकर आएगा, वह है घासी। इस कहानी के अंतर्गत घासी की मुख्य भूमिका रहेगी। अब घासी कौन है? वो एक शिकायत करता है, यानी कि वो शिकायत किसी चीज़ को लेकर करेगा। मोहन। अब मोहन कौन है? घासी सन, यानी कि घासी का एक पुत्र है जिसका नाम है मोहन। तो ये हो गए पिता और ये हो गया उसका पुत्र। उसके बाद है यहाँ पर कंछेदी। कंछेदी कौन है बच्चों? यहाँ पर द एक्विज्ड। एक्विज्ड का अर्थ होता है बच्चों आरोपी, यानी जिस पर किसी चीज़ का आरोप लगाया गया हो वही होता है आरोपी, उसी को बोला गया है द एक्विज्ड। अब ये कौन है बच्चों? कंछेदी। कंछेदी एक आरोपी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके पात्र हैं कहानी के वो है मास्टर जी। मास्टर जी कौन है बच्चों? विटनेस। विटनेस कहने का मतलब साक्षी, जो इस पूरी घटना का जो भी इसके अंतर्गत बताई जाएगी उसका साक्ष्य होंगे। तो ये हो गए विटनेस। और विटनेस जो इसके साथ साथ मास्टर जी हैं कौन? वह है एक प्राइमरी स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है बच्चों नेताजी। नेताजी भी एक साक्ष्य है, यानी कि इस कहानी के अंतर्गत एक विटनेस है और वह एक जो साधारण एक पॉलिटिशियन होते हैं, यानी कि जो राजनीति में रहते हैं
तो वह एक राजनीतिक व्यक्ति भी है जिसका नाम है बच्चों नेताजी। उसके बाद जो हमें स्टोरी के अंतर्गत कुछ लोगों के बारे में और जानने को मिलेगा तो वो होंगे गांव के निवासी, जिसे हमने कहा है विलेजर्स। जो विलेज में रहते हैं वह हो गए हमारे विलेजर्स। तो बच्चों ये सारे कैरेक्टर्स हैं। जब हम इन कैरेक्टर्स का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तभी हमको बच्चों स्टोरी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायलॉग सरपंच के द्वारा कहा गया है, तो बच्चों इसे पढ़ते हैं। सरपंच ने कहा, टेक आउट हिज स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द केस रीडिंग समथिंग, यानी कि अपने चश्मे को निकालते हुए, अपना जो उनका स्पेक्टिकल्स होता है उसको निकालते हुए, टेक्स आउट हिज स्पेक्टिकल्स फ्रॉम द केस, कहाँ से निकाला, जो चश्मे रखने का जो पात्र होता है, जो केस होता है, वहां से चश्मे को निकाला, एंड रीडिंग समथिंग, और कुछ पढ़ते हुए। इस स्थिति में सरपंच जी कहते हैं, घासीराम कंप्लेनेंट, यानी कि घासीराम जो एक शिकायत करता है, इस प्रकार से उसका नाम जोर से लिया जाता है। घासी का नेक्स्ट डायलॉग है, घासी एकदम से स्टैंड्स अप फोल्डेड हैंड्स, यानी कि अपने हाथों को जोड़कर वह खड़ा हो जाता है। जब सरपंच उसका नाम लेते हैं कि शिकायतकर्ता घासीराम, तब घासी जो है हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है और बोलता है, जी सर। सरपंच नेक्स्ट बोलते हैं, डू सबमिट वॉट एवर यू हैव टू से, यानी कि जो भी तुम्हें कहना है, तुम अपने पक्ष में जो भी कुछ बातों को रखना चाहते हो, अपनी बात को सामने रखो। घासी फिर कहता है, What shall I say, sir? Nobody is a stranger here. All of you are already acquainted with the facts of my case. यहाँ पर घासी हमें बोलते हैं कि सर, घासी किससे बोलते हैं? सरपंच से बोलते हैं कि सर मैं क्या कहूँ, कोई भी यहाँ अनजान तो है नहीं और हर कोई मेरी वास्तविकता से बहुत अच्छे से, यानी कि वास्तविकता यानी एक्वेंटेंस से हर कोई बहुत अच्छे से जो है परिचित है, तो मैं अब क्या कहूँ। तो सरपंच कहते हैं, वॉट इफ आई नो, यदि मुझे पता भी है तो क्या हुआ, यू जस्ट स्टेट योर केस, तुम अपने बारे में जो भी कुछ कहना है तुम कहो। तब घासी बोलते हैं, सर सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष माघ और फागुन के महीने में आई परचेज्ड एन ऐश, मैंने एक गधा यानी कि ऐश खरीदा था। माई सन पॉइंटिंग हिज फिंगर टूवर्ड्स हिम, अपने पुत्र की तरफ उंगली से इशारा करते हुए वह बोलते हैं कि मेरे पुत्र को ये बात बिल्कुल, ये सुझाव जो है पसंद नहीं आया और ये चीज़ जो उसे पसंद नहीं आई। ही प्रेफर्ड द परचेज ऑफ अ बाइसिकल इंस्टेड, इसीलिए उसे ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह गधे के बदले में एक बाइसिकल खरीदना चाहता था और उसके दिमाग में था कि वह एक बाइसिकल खरीदेगा, परंतु मैंने एक गधा खरीदा तो ये बात उसे पसंद नहीं आई। बट हैव आई एवर राइडन अ बाइसिकल, पर क्या कभी मैंने बाइसिकल चलाई। बट हैव आई एवर राइडन अ बाइसिकल, नाउ इट्स इन दिस ओल्ड एज, अब इस बुजुर्ग अवस्था में, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इट, यदि इस बुजुर्ग अवस्था, अब तक तो मैंने चला ही नहीं, और यदि इस बुजुर्ग अवस्था में अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। आई एम अफ्रेड आई मे ब्रेक माई लिम्स, कि कहीं मेरी जो है हड्डी पसलियाँ ना टूट जाए, तो मैं बड़ा डरता हूँ कि कहीं मैं अपने हाथ पाँव को ना तोड़वा लूँ। इस बुजुर्ग अवस्था में यदि मैं साइकिल चलाऊँगा तो हो सकता है मैं अपने हाथ पैर को तोड़वा लूँगा, ऐसा घासी जो है अपने बारे में बताते हैं। अब फर्स्ट पंच कहते हैं एड्रेसिंग द सेकंड पंच, यानी कि सेकंड नंबर का जो पंच था, यहाँ पे पंच बैठे हुए थे बच्चों गांव के, तो पहला पंच जो है दूसरे पंच को संबोधित करते हुए कहता है, वेल, यानी कि अच्छा, ही इज़ डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट्स, यानी कि ये जो है मुख्य बातों से जो है, मुख्य पॉइंट से, मुख्य बिंदु से ये भटक रहा है। ही इज़ डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट। सेकंड पंच फिर कहते हैं, व्हाट हैपेंड टू द एस, यानी कि उस गधे का क्या हुआ, उस गधे को क्या हुआ, इस प्रकार से दूसरे पंच फिर कहते हैं। अब घासी फिर से बताने लगता है, तो घासी क्या कहता है,
दैट इज वॉट आई वॉज कमिंग टू, यानी कि इसी बात पर तो मैं आ ही रहा हूँ, इसी बात पर मैं आ रहा हूँ. सम 10 or 12 days back I tied my ash in the night to मुखिया जी's guava tree. यानी कि वो बोलते हैं, घासी आगे बताता है कि यही कुछ 10 से 12 दिन पहले मैंने अपने गधे को जो है बांधा था. कहाँ पर? मुखिया जी के जो गुआवा ट्री था, यानी कि जो अमरूद का जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, वह मुखिया जी का जो पेड़ था, और मैंने वहां पर अपने गधे को रात में बांध दिया था. When I went there the next morning, जब मैं वहां पर अगली सुबह पहुंचा, I was baffled to find there was no trace of it. यानी कि मैं बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया, बड़ा ही चकित हो गया ये जानकर, इस बात से मैं जानकर चकरा गया कि वहां पर मेरे गधे के कोई निशान तक नहीं थे. There was no trace of it. Pointing towards his son मोहन, और अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए वह और कहते हैं, When I asked this boy to locate the animal, जब मैंने इस लड़के को कहा कि भाई गधे को ढूंढना है, he retorted, यानी कि वह एकदम से झिझक कर कहता है, It is just as well, यानी कि यही ठीक रहा, यही अच्छा हुआ. I was turning into an ash myself, यानी कि मैं खुद गधा बन गया हूँ. Having given up my studies in order to look after this ash, यानी कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस गधे की देखभाल करते करते मैं खुद जो है गधा बनते जा रहा हूँ. तो इस प्रकार से उसने झिझक कर कहा कि यही ठीक हुआ, क्योंकि आई वॉज टर्निंग इनटू एन ऐश माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद गधा हो गया हूँ अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस गधे की सेवा करने के चक्कर में. एंड लुक एट दिस एडिसिटी, यानी कि इसको देखो, एडिसिटी यानी कि बड़े ही निडरता से, बड़ी ही दिलेरी से. लुक एट दिस एडिसिटी, आई वॉज सॉरी फॉर द लॉस व्हाइल ही वॉज रिजॉइसिंग ओवर इट, यानी कि वह घासी ये भी कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि मेरा गधा गुम गया, और इस बात पर ये जो है बड़ा प्रसन्न हो रहा है. ऐसे वो अपने बेटे की तरफ इशारा करके सब उसी को कहते हैं, पंच के सामने उसके लिए कहते हैं. यू फूल, डोंट यू नो हाउ योर फादर पास्ड हिज लाइफ टेंडिंग द ऐश. मूर्ख कहीं के, मूर्ख बच्चे, इस प्रकार से घासी थोड़े से गुस्से में कहते हैं. यू फूल, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता कि किस प्रकार से तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरी जो जीवन है, अपना पूरी जो लाइफ है, वो इस गधे की सेवा करने में, उसकी देखरेख करने में लगाई, कैसे उसे पाला, क्या तुम नहीं जानते. इस प्रकार से घासी अपने पुत्र को कहते हैं. इतने में सरपंच कहते हैं कि आगे कहो अब क्या कहना है. तो घासी कहते हैं, माई सीजलेस एफर्ट्स टू लोकेट द एश फील्ड, यानी कि वह ये कहते हैं कि गधे को ढूंढने के मेरे प्रयास जो है पूरी तरीके से फेल्ड, यानी कि असफल हो गए. Then I started regretting that I had not bought a bicycle. अब मुझे इस बात का जो है बड़ा ही अफसोस हो रहा है, बड़ा ही पश्चाताप हो रहा है, मतलब कि पछतावा हो रहा है कि इससे अच्छा होता कि मैंने साइकिल क्यों ना खरीदी. इस बात को लेकर जो है मुझे बड़ा ही रिग्रेटिंग हो रहा है, बड़ा ही मुझे खेद अफसोस व्यक्त हो रहा है. That would never have slipped away at will like ऐश, यानी कि कम से कम वह मेरे साथ रहती, वह गधे के जैसे कहीं निकल तो नहीं जाती, भाग तो नहीं जाती, साइकिल तो मेरे साथ ही रहती, लेकिन गधा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया. तो इस प्रकार से वो रिग्रेटिंग करता है कि इससे अच्छा होता कि मैंने एक साइकिल ही ली होती, कम से कम वह साथ होती, भागती नहीं, कहीं भी निकल नहीं जाती. इतने में मोहन बोलता है, इंटरवेनिंग, सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंस. इंटरवेनिंग यानी हस्तक्षेप करते हुए मोहन कहता है, और क्या कहता है कि अब आपको दिमाग आ गया, अब आपको समझ आ गई कि आपको एक साइकिल ही लेनी थी, ना कि एक गधा. तब घासी गुस्से में आ जाता है. घासी क्या कहता है, होल्ड योर टंग, यानी कि अपनी जबान को कंट्रोल करो, लगाम दो. डोंट बी इम्प्यूडेंट, यानी कि तुम्हें दुष्ट नहीं बनना है, ज़्यादा दुष्ट मत बनो. सर, एज आई वॉज सेइंग, और ऐसे आगे अपने पंचों से वो कहने लगता है कि जैसा मैं कह रहा था, आई गॉट अ क्लू द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों. और घासी बताते हैं कि परसों मुझे एक सुराग मिला. क्या सुराग मिला? दैट द ऐश वॉज स्कैटर्ड एट
पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए वह बताता है, यानी कि एक व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करके वो बोलता है हिज प्लेस, यानी कि मैंने इसके उस आदमी की तरफ इशारा करके क्या बोला कि उस स्थान पर मैंने अपने गधे को जो है खूंटे पर बंधा हुआ पाया, इस व्यक्ति के स्थान पर, ऐसे इशारा करके उसने कहा। और इशारा मतलब उसकी तरफ उंगली को दिखाते हुए कहा। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट, और तुरंत मैं उस जगह पर गया। उसने क्या कहा कि परसों मुझे एक सुराग मिला अपने गधे को लेकर कि मेरा गधा जो है इसके घर पर, इसके स्थान पर जो है खूंटे से बंधा हुआ है, थेटेड है, खूंटे से बंधा हुआ है। तुरंत मैं जब वहाँ पर गया, आई रश टू द स्पॉट, मैं दौड़कर जब उस स्थान पर गया, आई फाउंड दैट इट वॉज ट्रू, और मैंने पाया कि वह बिल्कुल सत्य था। फुल ऑफ द रिलीफ, यानी कि बड़ी राहत के साथ रश टू अनटाई द एश, मैं दौड़कर अपने गधे को जो है खोलने लगा, जो वहाँ पे बंधा था, तो मैं उसे खोलने लगा। बट दिस कंचेदी गेव मी अ रूड थ्रसिंग, लेकिन इसने मुझे मेरी जो है जोरदार, इस आदमी कंचेदी ने मेरी जोरदार पिटाई करी। हैड नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल, यदि मैंने खंबे को ना पकड़ा होता, हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर ढेर, यानी कि चेत अवस्था में, बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा होता। दिस वॉट आई हैव टू स्टेट, यही सब चीज़ें मैं कहना चाह रहा था। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स, अब न्याय आपके हाथों में है, ऐसा घासी ने अपनी तरफ से सारी बात को पंचों के सामने, अपने सरपंचों के सामने रखा। अब सरपंच कहते हैं घासी से, नाउ यू मे सिट डाउन, अब तुम बैठ जाओ। घासी, एज यू प्लीज, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, और वह बैठ जाता है। तब सरपंच कहते हैं, रीड्स द नेम इन द रजिस्टर कंचेदी लाल, यानी कि सरपंच जो है दूसरे नाम को रजिस्टर से पढ़ते हैं और वह नाम रहता है कंचेदी लाल का, तो उसके नाम को पढ़ते हुए रजिस्टर से कहते हैं कंचेदी लाल। कंचेदी स्टैंड्स अप, यस सर, कंचेदी खड़ा होता है और कहता है जी सर। सरपंच, डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेटेड, क्या तुमने सुना घासी ने जो भी कुछ कहा? कंचेदी कहता है जी सर। सरपंच कहते हैं, व्हाट हैव यू टू से अबाउट इट, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना है? कंचेदी कहता है, दिस घासी ट्राई टू अनटाई माई एस बाय फोर्स सो आई गेव हिम अ थ्रेसिंग, ये घासी जो है जबरदस्ती मेरे गधे को जो है वहाँ से खोल रहा था बाय फोर्स के साथ, इसीलिए मैंने उसकी जो है पिटाई करी, ऐसा कंचेदी कहते हैं। फर्स्ट पंच कहते हैं, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द ऐश इज योर्स, यानी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये जो गधा है ये तुम्हारा है, ऐसा पहले पंच कहते हैं। तब दूसरा कंचेदी कहता है, मास्टर जी नोज दिस वेल, यानी कि कंचेदी ने क्या कहा कि मास्टर जी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेट हिम एक्सप्लेन, उन्हें ही बताने दो। मास्टर जी कहते हैं, मास्टर जी श्यू मोटो, यानी कि संयम में खड़े होकर, अपने आप में खड़े होकर बोलते हैं, यस कंचेदी इज करेक्ट, यानी कि कंचेदी जो कह रहा है वह बिल्कुल सही कह रहा है। और वे क्या कह रहा था, उसने क्या कहा था कंचेदी जी कि मास्टर जी जानते हैं। जब मास्टर जी स्वयं खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ कंचेदी सही कह रहा है, तब सरपंच ने बोला, आर यू ऑल्सो एडेप्ट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेट्स ऑफ द एज, यानी कि क्या आप भी गधे की खासियत को पहचानने में कुशल हैं? तब सरपंच ने जब ऐसा कहा तो मास्टर जी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आई टेंड हियर्स ऑफ एशेस ऑल डे एट स्कूल, यानी कि मैं अपने स्कूल से जो हूँ पूरे समय गधों के झुंडों की आवाज को जो हूँ सुना करता हूँ। तब मोहन एकदम से खड़ा होता है और बोलता है, सर द स्टैंडर ऑफ एसेस, यानी कि इस गधे के रखवाले को, उसकी देखरेख करने वाले को, जो उसकी कुशलता से उसका पालनहार जो है, उनसे आप कृपया करके ये पूछिए, मैं काइंडली बी आस्क्ड इफ ही कैन आइडेंटिफाई द टू एशेस, क्या वे दो गधों को पहचान सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड देयर मास्टर जीज, और अपने मास्टर को भी पहचान सकता है। इस प्रकार से वह बीच में खड़ा होकर बोल देता है। तब मास्टर जी बोलते हैं, सी हाउ ही स्पीक्स, यदि, और वे गुस्से में बोलते हैं कि देखो ये कैसा बोल रहा है, हाउ इम्प्यूडेंट एंड र्यूड ही इज, यानी कितना बेकार और कितना ढीठ टाइप का ये है, देखो कैसे मुंह चला रहा है, ऐसा मास्टर जी गुस्से में कहते हैं।
अब घासी कहता है मोहन से, यानी कि गुस्से में उसके जो पिता हैं अपने पुत्र से कहते हैं, जब इस प्रकार से मोहन जो बीच में बोलता है कि क्या वह अपने 2 गधों को पहचान सकते हैं और मास्टर जी जो हैं एंड देयर मास्टर जी अपने मास्टर जी को पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो मास्टर जी ने भी बोल दिया कि देखो कितना ढीठ टाइप का किस प्रकार से बोल रहा है। तब घासी ने मोहन को गुस्से में कहा, वेल इफ़ यू ब्लैब, यानी कि अब तुम बड़बड़ाओगे, यदि अब तुम ऐसे ही बड़बड़ाते रहे लाइक दिस अगेन, इसी तरह तुमने अगर फिर से बड़बड़ाया, यू विल गेट अ गुड स्लैप, तो तुम्हें एक जोरदार झापड़ पड़ेगा। कीप क्वाइट, तुम बिल्कुल चुप रहो। सरपंच ने कहा, मास्टर जीज दिस बॉय हैज सेड नथिंग इररिलेवेंट, यानी कि जो भी इस बच्चे ने अपशब्द कहा है आप उस पर ध्यान न दें। कैन यू रिकॉग्नाइज घासीज एज, क्या आप घासी के गधे को पहचान सकते हैं, ऐसा सरपंच ने मास्टर जी से कहा। मास्टर जी कहते हैं, यस आई कैन, हाँ मैं पहचान सकता हूँ। तब सरपंच बोलते हैं, वाई वेट देन, तो फिर इंतज़ार किस बात का, प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, यानी कि चलो वहाँ जाओ एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आप से देखो। वी हैव ऑलरेडी गॉट द ऐश हेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन, हमने वहाँ पर गधे को पहले से ही रखा हुआ है उसको पहचानने के लिए। पॉइंटिंग आउट, वह इस तरह से इशारा करके पॉइंटिंग करके बताते हैं। इट इज़ दैट ओवर देयर, और इस प्रकार से वे बोलते हैं कि वहाँ खूंटे पर जो है हमने उसको पहले ही पहचान के लिए बांध रखा है, तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉट द ऐश हेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉइंटिंग आउट एंड इट इज़ दैट ओवर देयर, यानी कि खूंटे पर हमने बांध रखा है, अब आप बताओ। तो मास्टर जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गोज एंड सून रिटर्न्स, वह जाता है और तुरंत लौट कर भी आ जाता है। दिस डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंचेदी, और बड़े दावे से बोलता है कि ये निश्चित रूप पर ये जो गधा है वो कंचेदी का है। उसके बाद बच्चों घासी बोलते हैं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो घासी बोलता है, स्टैंड अप एंड रेजेस हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्सेस, यानी कि अपने हाथों को उठाते हुए और अभिशाप देते हुए वह कहता है, ओ हेवंस, हे भगवान, लेट लाइटनिंग स्माइट, यानी कि उस पर बिजली गिर जाए। हिम, यानी कि उस पर, हु स्पीक्स अ लाई, यानी कि जो झूठ बोलता है, हे भगवान उसके ऊपर जो है ये बिजली चमके और उस पर सीधा गिर जाए। सरपंच बोलते हैं, यहाँ पे बच्चों सरपंच वाली लाइन है, वे बोलते हैं, वेल इफ़ यू शाउट लाइक दैट क्रेजली हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, हैव पेशेंस, वॉच द प्रोसीडिंग्स। तब सरपंच कहते हैं कि अरे तुम इस तरह से पागलों के जैसे अगर तुम यूं ही बोलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो यहाँ पे हाउ कैन देयर बी अ पंचायत, तो पंचायत कैसे होगी, यहाँ कैसे रह पाएगी। हैव अ पेशेंस, यानी कि धैर्य रखो। वॉच द प्रोसीडिंग्स, और सारी कार्यवाही को होने दो, देखने दो। इस प्रकार से वह सरपंच उसे समझाते हैं। तब इतने में मोहन जो है फिर से स्टैंड अप, यानी कि खड़ा हो जाता है और बोलता है, सर आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हेयर, हाउ इज़ इट दैट मास्टर जीज ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज। मोहन खड़ी होकर बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू पोज अ क्वेश्चन हेयर, यानी कि मेरा एक सवाल है मैं पेश करता हूँ। हाउ इज़ इट दैट मास्टर जी ड्रेस हैज़ अ न्यू शाइन दीज डेज, यानी कि आज के समय में, इस समय में जो मास्टर जी की ड्रेस है, यानी कि उनका जो पोशाक है उसमें किस प्रकार की एक चमक है, आज के दिनों में इनके पोशाक में किस प्रकार की चमक है। इस प्रकार से मोहन ने कहा। जब मोहन ने कहा कि भाई मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि आजकल मास्टर जी के पोशाक में किस प्रकार की चमक है, तो सरपंच कहते हैं, सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि इस प्रकार के असंबंधित प्रश्नों को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, तुम बिल्कुल शांत रहो और बैठ जाओ। तो टू घासी, अब सरपंच जी घासी से कहते हैं, प्लीज प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ, यानी कि घासी अब तुम अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करो। तब घासी कहते हैं, माई विटनेसेस सर आर काउंटलेस, यानी कि मेरे जितने भी विटनेसेस हैं, मेरे साक्ष्य तो बहुत ही असंख्य हैं। ऑल द विलेजेस रिकॉग्नाइज माई ऐश, हर गांव का वासी मेरे गधे को पहचानता है। एंड ऑल ऑफ देम, यानी कि वो सारे के सारे कांट बिहेव लाइक मास्टर जी, यानी कि वह मास्टर जी के जैसा जो है बिहेव, यानी कि बर्ताव तो नहीं करेंगे, ऐसा घासी कहता है। तो फर्स्ट पंच कहते हैं, दैट वॉन्ट डू यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेसेस, डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी।
फर्स्ट पंच कहते हैं कि दैट वॉन्ट डू, ये सब काम नहीं करेगा, ये सब नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन, तुम्हें किसी खास व्यक्ति का नाम अपने साक्ष्य के रूप में जो है देना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा है नेताजी पर? तब घासी कहते हैं व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम, यानी कि मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ सर, और हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम मतलब मैं उन पर कैसे अविश्वास करूं, कैसे मैं उन पर अविश्वास कर सकता हूं। तब सरपंच कहते हैं नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी, यानी कि नेताजी का नाम नोट किया जाए। नेताजी प्लीज गो एंड इंस्पेक्ट द ऐश, यानी कि नेताजी अब आप जाओ और जाकर गधे को देखो और उसका निरीक्षण करो। नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट, नेताजी कहते हैं कि मैंने पहले ही उसको देख परख लिया है। सरपंच कहते हैं डज इट बिलोंग टू घासी, क्या वह घासी का है, क्या वह गधा जो है वो घासी का है? नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिजेंबल घासीज एस, यानी कि नेताजी अब हमें कहते हैं कि ये जो है घासी का एस नहीं है, ये घासी का नहीं है। घासी अगेन स्टैंड अप एंड राइजिंग हिज हैंड्स शाउट्स ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी अ leper who speaks a lie, I honor thee, O Lord, I will worship you with offerings of milk and sugar for 1 full month, यानी कि जब नेताजी को इंस्पेक्शन के लिए गधे के भेजा जाता है और वह भी बोलते हैं कि नहीं ये गधा जो है घासी के गधे से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, वे भी साफ मना कर देते। तब इतने में घासी जो है खड़ा हो जाता है और गुस्से में हाथ को खड़े करके चिल्लाने लगता है कि हे भगवान अभिशाप दें उन्हें ऐसा श्राप दें कि वे लेपर यानी कि कोढ़ी हो जाएं, कोढ़ी बन जाएं जो झूठ बोले, और हे भगवान मैं आपकी बड़ी पूजा करता हूँ, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आपको मानता हूँ। आई विल वर्शिप, मैं आपकी पूजा करूँगा और आपको जो है पूरे महीने भर दूध और शक्कर का भोग चढ़ाऊँगा। हे प्रभु मेरे जो ये जिस प्रकार से ये सिचुएशन चल रही थी इस प्रकार से वे गुस्से में अभिशाप मतलब उसको श्राप देते हैं किसको, कि ये जो भी झूठ बोल रहा है वह क्या हो जाए, कोढ़ी हो जाए। और प्रभु मेरा साथ दीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं, न्याय सही करते हैं, तो मैं महीने भर आपको दूध और शक्कर का जो है भोग चढ़ाऊँगा पूरे महीने भर। पंच कहते हैं क्या कहते हैं इस बार सरपंच, यू आर अगेन शाउटिंग, फर्स्ट अपील टू द पंच ओनली देन मे यू बिसिच द मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि अरे तुम फिर चिल्लाने लगे। इस प्रकार से सरपंच घासी को समझाते हैं, तुम फिर चिल्लाने लगे, सबसे पहले तुम पंचों की अपील को, उनके अनुरोध को सुनो, उसके बाद जो तुम भगवान की दया के लिए जो विनय अनुनय लगा रहे हो वो तुम बाद में करना, पहले हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, ऐसा सरपंच कहते हैं।